तो दोस्तों आज आपके सामने मैं एक स्टॉक लेके आया हूँ जिसका नाम है एफएल इंडिया। और इसमें करीब करीब हमें मैं कह सकता हूँ कि ये बैट क्वार्टरली से लेके 6 मंथ तक की बैट है जिसमें आपको शायद 25 से लेके 30% रिटर्न वाली बैट है। और मुझे लगता है कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है। और मुझे लगता है कि ये आने वाले 3 महीने से लेके 6 महीने की अवधि में जो है ये रिटर्न जो है आपको मिल सकता है। और मैं आपको पूरा इस वीडियो शुरू होने से पहले ऊपर से इसका पूरा बता देता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या, पूरा डिटेल एनालिसिस से पहले। देखिए ये कंपनी जो है, अगर मैं ठीक से पढ़ूँ तो एप्पल इंडिया इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट डिलीवर्स प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। यानी ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके इंसाइट्स जनरेट करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर के बेसिस पे। और उसके बेसिस पे ये जो है कंपनीज को कंसल्ट करते हैं कि आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इस तरीके से बदलिए, या मार्केट में ये ट्रेंड्स चल रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से जो है डिजाइन कीजिए। इससे क्या होगा कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस मैच होंगी। तो ओवरऑल एमएल और एआई जैसी चीज़ों को यूज करके जो है ये इंसाइट्स जनरेट करती है, जिसकी वजह से जो है ये कंपनीज को कंसल्ट करती है और कंपनीज की सेलिंग जो है बड़ी इजी हो जाती है। कह सकते हैं ये एडवर्टाइजिंग कंपनी है इनडायरेक्टली। मैं इसके बारे में आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से ले ऑफ का सीजन चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस तो वैसे ही चलने वाला है, बिजनेस तो कभी बंद नहीं होने वाला। कॉस्ट कटिंग चल रही है। ये एडवर्टाइजिंग, इसके जो एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस हैं ये नॉर्मल फिजिकल फील्ड बेस्ड एडवर्टाइजिंग से कहीं ज्यादा सस्ते हैं। आप किसी इंसान को फिजिकली रखोगे और इन या और आप इनके सॉल्यूशंस लोगे, आपकी इनके सॉल्यूशंस वाली चीजें जो है बड़ी सस्ती है। क्योंकि देखो आप इनका बिजनेस देखो, मैं आज कोई चीज महंगी क्यों है, क्योंकि वो जो सेलर है ना, जो चीज को बेच रहा है, वो अपनी कुछ ओवरहेड्स जो है वो यहाँ लगा देता है, वो ऐड कर देता है उसमें, इसलिए वो महंगी है। ठीक है, उसकी एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन वो जो बंदा है वो अपने ओवरहेड्स जो है आपको कस्टमर पे पास ऑन कर देता है। जबकि एफएल इंडिया के केस में उसका जो मॉडल है, ये एक ऐसा मॉडल है प्योर आईटी बेस्ड है। और आईटी बेस्ड चीजों में जो है कॉस्टिंग बड़ी कम होती है, क्योंकि आपको सिर्फ वन टाइम एक्सपेंडिचर रहता है आपका। ठीक है, आपको किसी को मंथली मंथली नहीं देना है, आपको एक वन टाइम एक कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाना है जो है, और वो जो है सारे के सारे कस्टमर्स को जो है आप उसके बेसिस पे ये जो है सॉल्यूशंस दे सकते हो। सो देयर इज नो रिकरिंग कॉस्ट एज सच, जो कि नॉर्मल फील्ड बेस्ड एडवर्टाइजिंग में होता है, जो दूसरे बिजनेसेस में होता है कि आपको शॉप लेना पड़ता है, ये लेना पड़ता है, वो लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ इट्स प्योर डिजिटल मार्केटिंग, राइट। सो ये चीजों में जो है कॉस्टिंग कम हो जाए, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशंस बड़े सस्ते मिलते हैं एज कम्पेयर टू फील्ड बेस्ड एडवर्टाइजिंग। तो ये चीज का डिमांड ओवरऑल आने, मैं तो समझता हूँ 10 साल में ये चीज बहुत बढ़ने वाली है, ऐसा मेरा एक पर्सनल मानना है। अब ये गिरा क्यों? गिरा इसलिए क्योंकि ओवरऑल आईटी ओवरऑल आईटी बेस्ड कंपनियां जो है गिरी हैं। प्लस इसका मैं अगर जितना इसके बारे में जानता हूँ, ये कंपनी जो है कंज्यूमर्स के रिलेटेड जो है कंज्यूमर के बिहेवियर के बेसिस पे इंसाइट्स जनरेट करती है। अब वो कंज्यूमर के बिहेवियर को जो इंसाइट्स जनरेट करती है, वो उसके बहुत सारे तरीके हैं। कंज्यूमर का पर्सनल डेटा भी हर तरीके के, ब्लैक साइड भी है उसकी, कुछ डार्क साइड भी है कि कंज्यूमर के पर्सनल डेटा को जो है स्कैन करके भी निकाला जाता है। सो इसकी जो प्रॉपर डेटा माइनिंग प्रोसेस है वो थोड़ी बहुत रेगुलेटर्स को पसंद नहीं आ रही है। नॉट ओनली एफएल, ओवरऑल सब लोग ऐसा कर रहे हैं। बट जिस तरीके से रेगुलेटर्स फॉरेन में भी और यहाँ भी जिस तरीके से डेटा माइनिंग या वो कस्टमर्स पे आप नजर रख रहे हो, या कोई भी जिस पे भी नजर रख रहे हो और इनसाइट जनरेट कर रहे हो, उसकी चीजों पर थोड़ा रेगुलेशन आ रहा है। आपको इस वक्त ये पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो रेगुलेशन बढ़ रहे हैं। तो इसके से क्या है कि इसको और दूसरे पार्ट्स एक्सप्लोर करने पड़ रहे हैं फॉर जनरेटिंग दोज इनसाइट्स, राइट। इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन दीज आर सम ऑफ द थिंग्स के ओवरऑल आईटी सेक्टर डाउन है, इसके से ये भी डाउन जा रहा है। प्लस इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिर रहा है, वो जो कि नॉर्मल है। जो आप जो भी कंपनी जब एक्सपांड करती है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सीधी सी बात है गिरता ही है, क्योंकि वो बड़ी हो रही है, फिक्स एक्सपेंस बढ़ते रहते हैं उसके। सो आई थिंक कि ये जिस जो रीजन से नीचे जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ वैलिड है। तो खैर लोग कहते हैं कि इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत है, मैं कहता हूँ कंपटीशन है, लेकिन
बहुत कम प्लेयर्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एडवर्टाइजिंग की चीज़ों में जो है डील करते हैं। मेरा ऐसा मानना है इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे गूगल है इसका कॉम्पिटिटर, बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं जो कि नॉट ओनली एडवर्टाइजिंग करते हैं, बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, बाकी सारे बिजनेसेस हैं जो इसके साथ कॉम्पिटिट कर रहे हैं, वो उनके लिए उनका बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड है, बट ये स्पेशलाइज्ड है एडवर्टाइजिंग में। इसलिए मुझे ये कंपनी पर्सनली बड़ी जो है पसंद आती है। अगर मैं इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखूं, देखिए मैं पहले डिस्क्लेमर देता हूं कि इसके मार्च के रिजल्ट अभी तक आए नहीं। मानता हूं कि पहले मार्च के रिजल्ट्स देखे बिना दिसंबर के रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेस पे डिसीजन लेना थोड़ा जो है हमें एक स्टेल डेटा पे एनालिसिस करना थोड़ा गलत है, लेकिन हम स्कैन कर लेते हैं क्योंकि मैं आपको ये एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि इतने रिजल्ट्स अच्छे के बावजूद मार्केट ने इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। आप देखो कि दिसंबर में, एक मिनट स्नैपिंग टूल से जो है आप देख सकते हैं कि दिसंबर में, देखिए दिसंबर 2021 में जो नेट प्रॉफिट्स थे 62 थे, और दिसंबर 2022 में 69 थे। आई मीन 10% इंक्रीज इन प्रॉफिट्स वाई ओ वाई, कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, सेल्स में भी ऑलमोस्ट इतना ही इजाफा है, 339 से लेके 376। वाई वाई बेसिस पे अच्छे रिजल्ट्स हैं। और मैं देख क्यू क्यू अगर मैं देखूं सितंबर से लेके दिसंबर तक, तो भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। 59 करोड़ के प्रॉफिट्स थे पिछले क्वार्टर में, सितंबर के क्वार्टर में, और दिसंबर के क्वार्टर में 69 है, विच इज आई थिंक 10%, ऑलमोस्ट 8 टू 10% राइज। क्यू प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, वाई वाई ग्रोथ भी अच्छी है। ठीक है, जहां तक मैं बात करता हूँ इसकी, नीचे जाऊं अगर मैं, तो हाँ, अभी हमारे पास मार्च के रिजल्ट तो है नहीं, तो सीधी सी बात है हमें ट्रेलिंग 12 मंथ टीटीएम मेजर के बेसिस पे एनालिसिस करनी पड़ेगी इसकी। तो आप अगर इसमें अगर डिटेल में जाके थोड़ा देखेंगे, तो आप देखिए कि टीटीएम प्रॉफिट जो कि हमें ऐसा लग रहा है कि इतने प्रॉफिट सबकी बार आ सकते हैं, सो टीटीएम जो है ट्रेलिंग 12 मंथ, लास्ट 12 क्वार्टर्स, लास्ट 4 क्वार्टर्स के प्रॉफिट्स को अगर मैं सम करूं तो इसको बोलते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ। तो इसमें जो है मार्च 22 के फोर्थ क्वार्टर का भी रिजल्ट आ जाएगा, जो कि शायद डिस्टॉर्ट करेगा इस पूरे एनालिसिस को। बट चिंता की बात नहीं, हम मान लेते हैं कि ये इतना ही ऑलमोस्ट आ सकता है, इससे ज्यादा आ सकता है, इससे ज्यादा या कम, थोड़ा ही कम होगा जो एक्चुअल एनुअल रिजल्ट हुआ वो। सो अगर मैं टीटीएम के बेसिस पे जज करूँ तो टीटीएम भी इसका 215 से ज्यादा है, पिछले साल के मार्च 22 की कंपैरिजन में टीटीएम भी ज्यादा है, विच इज कंसिडर्ड गुड। सेल्स में 30% का इजाफा है मार्च 22 की कंपैरिजन में टीटीएम में, राइट। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कंपनी डिविडेंड तो देती नहीं, ये ग्रोथ कंपनी है। सो एनुअल बेसिस पे भी अच्छे रिजल्ट्स हैं, और नॉट ओनली दैट, ये पिछले मैं कह सकता हूँ कि हर साल इसने जो है अपनी नेट प्रॉफिट्स जो है बढ़ाए हैं। हर साल आप देखो, हर साल ये अपवर्ड स्लोपिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट ने जस्ट बिकॉज ऑफ आईटी की मंदी है, ये वो देखो, मैं जितना मेरा जितना पर्सनल मानना है, आईटी की मंदी 1-1.5 साल में सब चला जाएगा, मेरा एक पर्सनल एक मानना है। 1-1.5 साल मैक्स टू मैक्स सब मंदी जो है चली जाएगी आईटी में। इस बेट को मैं अभी लेने को बोल रहा हूँ क्योंकि ये, अगर आप टेक्निकल चार्ट रेफर करो इसका, तो ये इस वक्त 1.5 साल के सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, लास्ट 1.5 ईयर्स के सपोर्ट पे। और मैं जो स्टॉप लॉस आपको देने वाला हूँ वो ऐसा वैसा स्टॉप लॉस नहीं होगा, वो बहुत सोच समझ के देने वाला हूँ मैं। और आपको जो है ये स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं चार्ट को देख के देखूँ तो 925.95 समथिंग पे ये अभी ट्रेड कर रहा है, और इसका जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट है 875। सो 875 के स्टॉप जो है सपोर्ट को रिट्रेस करके जो है थोड़ा ऊपर आ ही रहा है। सो मुझे लगता है कि इसमें जो है अगर मैं पहले तो आपसे बोरोइंग्स के बारे में बात कर लेता हूँ। इसकी बोरोइंग्स जो है कम हो रही हैं, इस साल कम हुई है बोरोइंग्स। काफी सालों से इसकी बोरोइंग्स आप देख सकते हैं कि, मैं अगर स्नैपिंग टूल से इसको देखो, ये पुराना डेटा है, मानता हूँ सितंबर तक का डेटा है, लेकिन फिर भी हमें जो है, क्योंकि हमारे एक लिमिटेशन है कि करंट डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और ये इस वक्त सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। सो ऐसा तो नहीं है मैं रुक के वीडियो बनाता है रिजल्ट की राह देखते हैं, ऐसा नहीं, हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्च 22 की कंपैरिजन में सितंबर तक
कि जो बोरोइंग्स हैं वो कम हुई है। लास्ट 4-5 साल से जो है बोरोइंग्स बढ़ी रही थी, लेकिन ये पहला साल है जहाँ कम हुई है। एज्यूमिंग कि मार्च 23 में भी ऐसी ही बोरोइंग्स रहेंगी जो सितंबर 22 में थी, ठीक है, क्योंकि अभी वो रिजल्ट्स आए ही नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिक्स्ड एसेट्स आप देख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स तो हर साल बढ़ रहे हैं इसके, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक्सपांशन कर रहा है। और अभी इसको अगर इंटरेस्ट रेट्स राइज भी होते हैं तो इसके पास इसको जो है हायर इंटरेस्ट रेट्स पे केपेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके पास इनफ केपेक्स है, हर साल इसमें केपेक्स बढ़ रहा है, तो विच इज कंसिडर्ड क्वाइट गुड थिंग, राइट। सो ये चीज़ है। और थोड़ा अगर मैं नीचे जाऊं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो हर साल बढ़ रहा है इसका, देखो आप मार्च 22 तक का है, मानता हूँ पुराना डेटा है, लेकिन हर साल बढ़ रहा है कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। पिछले साल जो है मानता हूँ कैश कन्वर्जन साइकिल जो है थोड़ी बिगड़ी थी, एक्सटेंड हुई थी थोड़ी, विच इज कंसिडर्ड बैड। आरओसी कम हो रहा है, विच इज अ कंसर्न स्टिल, बट इट इज नॉट एज बिग कंसर्न, जो कि इसकी अच्छी बातें हैं उससे तो थोड़ा कम ही कंसर्न है इसमें, 6 पॉइंट ज्यादा है इसमें। प्रमोटर्स ने स्टेक इतना सब कुछ हो गया है, सितंबर 21 से लेके मार्च तक इसके जो है प्रमोटर ने स्टेक कम किया ही नहीं है, ना ही बढ़ाया ना ही कम किया, विच इज कंसिडर्ड कि भाई हाँ, प्रमोटर जो है सिर्फ आईटी की मंदी से इतना घबराया नहीं है, उसको अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है, ठीक है। एफआईआई ने जरूर जो है स्टेक कम किया, विच इज क्वाइट कंसर्निंग, बट दूसरी तरफ से डीआईआई उतना ही खरीद रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को जो है इस पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है, और मैं इतना कह सकता हूँ कि पब्लिक भी कम कर रही है अपना स्टेक। तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि इतना कुछ चिंता का बात नहीं है। जो मुझे इसमें बुलिश करने की, मेजरली बुलिश रहने की जो मोटिवेशन दे रहा है वो है इसका एडवर्टाइजिंग बिजनेस, जो कि आने वाले सालों में बहुत अच्छा, मेरे को लगता है कि अच्छा काम कर सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव है इसके कस्टमर्स के लिए, और आगे जाके अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं इसका टारगेट और स्टॉप लॉस आपको बता देता हूँ कि इसमें एंट्री क्यों लेनी चाहिए। पहला कारण सिर्फ साफ साफ बता देता हूँ कि ये 1.5 साल के सपोर्ट पे जो है इस वक्त ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 साल के सपोर्ट पे अभी जो है ट्रेड कर रहा है, 1.5 साल कह सकते हैं, 1.5 साल से ज़्यादा के सपोर्ट पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और दूसरा जो कारण मैं कह सकता हूँ कि इसका बिजनेस जो कि मुझे मोटिवेट कर रहा है, पी की चिंता मत करो, पी 49 है, ऐसी इतनी अच्छी कंपनी है तो विदेशों में मेरे ख्याल से 70 का पी चल रहा है, तो ये तो 49 है, फिर तो चिंता की ऐसा कोई बात नहीं है। और अगर मैं देखूं तो इसका स्टॉप लॉस जो मेरे हिसाब से बन रहा है वो है 677, 677 का स्टॉप लॉस है। एंट्री लेनी है आपको 925 पे, एंट्री लेनी है आपको 925 पे, 677 का स्टॉप लॉस है, और टारगेट है 1173, 1173 यहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि इसका मैं रेजिस्टेंस जो है इसके अच्छा रेजिस्टेंस एक बन रहा है इसका अराउंड 1200, तो मैं 1173, देखो रेजिस्टेंस में तो बेचना ही नहीं है, क्योंकि लाखों लोग उस टाइम पे रेजिस्टेंस पे बेचने को तैयार होंगे, अपने को तो उससे पहले बेचना है ना, ठीक है, तो अपने को तो 1173 पे बेच देना है। और स्टॉप लॉस है इसका 677, एंट्री है 925, 25% का रिस्क और रिवॉर्ड दोनों है, तो 1:1 है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 25% ऊपर 25% नीचे, ठीक है। इसका जो टाइम फ्रेम दे देता हूँ 3 से लेकर 6 महीने, 1 to 2 क्वार्टर्स है। तो एफएल इंडिया में मैं बाई करने की जो है एक राय दे रहा हूँ।